नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी हिंदू हिंदुस्तान में। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से हम यूजीसी नेट हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं। तो हम पिछली बार क्वेश्चन पेपर कर रहे थे 2012 का। ये उसका थर्ड पार्ट है, जिसमें से हम पहला पार्ट कर चुके थे। जून का पेपर जो था उसमें 50 कुछ प्रश्न थे। फिर उसके बाद दूसरे पार्ट में हम लोगों ने 50 प्रश्न और किए, जिसमें आपके 25 प्रश्न रह गए थे। तो ये आज का आपका थर्ड पार्ट है, जो आपको 75 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। तो उसके बाद 2012 दिसंबर महीने का ये पेपर आपका समाप्त हो जाएगा। तो 50 प्रश्न हम कर चुके थे। तो चलिए आज हम 51वां प्रश्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 51वां प्रश्न है, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या है। तो आपकी रचनाएं दी गई हैं, उसका सही अनुक्रम आपको बताना है। मेरी जीवन यात्रा, अर्धकथा, क्या भूलूं क्या याद करूं और टुकड़े टुकड़े दास्तान। तो इसका सही जो अनुक्रम होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्धकथा, फिर मेरी जीवन यात्रा, क्या भूलूं क्या याद करूं और टुकड़े टुकड़े दास्तान। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 52 की ओर। रचनाकाल के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताना है आपको। भारत भारती, रस कलश, उर्वशी, शंबूक। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भारत भारती, उसके बाद रस कलश, उर्वशी और बाद में शंबूक। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 53 की ओर। रचनाकाल की दृष्टि से निराला की निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो ये सारी कृतियाँ निराला जी की हैं। तो इसका सही जो अनुक्रम हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका सही हो जाएगा। परिमल, फिर तुलसीदास, उसके बाद में नए पत्ते और उसके बाद में आराधना। परिमल, तुलसीदास, नए पत्ते, आराधना, ये सब निराला जी की कृतियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 54 की ओर। इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 54 है, रचनाकाल के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो इसका सही आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राग दरबारी, धरती धन्ना अपना, महाभोज और झीनी झीनी बीनी चदरिया। तो ये आपका सही अनुक्रम ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 55 की ओर। हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम क्या है। तो सही क्रम इसमें पूछा गया, तो इसका सब देख लीजिए, दो ही में संस्कृत दिख रही है, लेकिन संस्कृत बाद में सीधे अपभ्रंश आ गई है, लेकिन उसके बाद में आपका पाली आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश। संस्कृत भी दो पार्टों में विभाजित थी, एक लौकिक भाषा, एक लौकिक संस्कृत थी और एक वैदिक संस्कृत थी। सबसे पहले वैदिक संस्कृत आई, फिर लौकिक संस्कृत आई, उसके बाद पाली आई, फिर प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश। उसके बाद में आपका हिंदी का विकास हुआ। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 56 की ओर। अब यहाँ से स्थापना और तर्क वाले क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। तो चलिए करते हैं। स्थापना दिया हुआ है, साहित्यिक सामूहिक अवचेतन का निषेध है। तर्क दिया गया है, क्योंकि साहित्य में सिर्फ व्यक्ति मन की अभिव्यक्ति होती है, क्योंकि साहित्य में सिर्फ व्यक्ति के मन की अभिव्यक्ति होती है। तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, दोनों गलत हो जाएंगे, क्योंकि मन की ही अभिव्यक्ति नहीं होती है और ये अवचेतन का निषेध है इसमें, जबकि अवचेतन तो इसमें दिखता ही है, क्योंकि जो हमारी कल्पना होती है, कल्पना पर ही आधारित हमारी कविताएं होती हैं। तो इसका ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और दो दोनों गलत हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 57 की ओर। विषमता और दुख का द्वंद्व विकास का मूलाधार है। क्यों तर्क दिया गया है, क्योंकि समता से विकास असंभव है। तो समता से विकास असंभव तो ऐसा तो नहीं है, समानता से तो विकास होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा और बी गलत हो जाएगा, अर्थात ए सही हो जाएगा और आर गलत हो जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 58 की ओर। स्थापना दिया हुआ है, कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध आप अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न है। तर्क दिया गया है, क्योंकि कलाकार सामाजिक अभावों के खिलाफ संघर्ष करता है। तो इसका आपका दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन ए भी सही और आर भी सही। तो ए और आर, ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 59 की ओर। सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं, मन के भीतर की वस्तु है। तर्क दिया गया है, कारण है कि क्योंकि कारण दिया है, सौंदर्य की सत्ता मन के बाहर नहीं होती है। तो ये तो एकदम सही है, दोनों ही आपके नहीं, कारण सौंदर्य की सत्ता मन के बाहर नहीं होती है दिया हुआ है, जबकि होती है, क्योंकि सौंदर्यता कोई मन में भी होती है और मन के बाहर भी सौंदर्य को अपनाया जाता है। तो ये आर गलत हो जाएगा। तो इसका सही आपका ऑप्शन हो जाएगा ए सही आर गलत। तो कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ए सही आर गलत। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 60 की ओर। स्थापना दिया गया है, नारीवाद का एक उद्देश्य पुरुष सत्ता का निषेध है।
तर्क दिया गया है क्योंकि नारीवाद का एकमात्र उद्देश्य यही है, ये तो एकदम ही गलत लग रहा है। तो ए सही है और आर गलत है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 61 की ओर। स्थापना दिया हुआ है प्रेम न बाड़ी उपजे प्रेम न हाट बिकाए। तर्क दिया है क्योंकि प्रेम 2 कौड़ी का होता है। तो ये तो एकदम गलत है, ए सही हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा। आगे बढ़ता है प्रश्न नंबर 62 की ओर। स्थापना दिया हुआ है स्थायी साहित्य जीवन के चिरंतन समस्याओं का समाधान है। तर्क दिया क्योंकि स्थायी साहित्य का लोक जीवन की तात्कालिक समस्याओं से कोई संबंध नहीं होता है। नहीं, तात्कालिक समस्याओं से संबंध तो होता है, तो आर गलत हो जाएगा और ए सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ए सही आर गलत। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 63 की ओर। लोक हृदय में हृदय के लीन होने का नाम रस दशा है। तर्क दिया गया है इसलिए साधारणीकरण के लिए कवि का लोकधर्मी होना आवश्यक नहीं है, जबकि होना चाहिए आवश्यक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए सही, आर गलत। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 64 की ओर। भारतेंदु युग आधुनिकता का प्रवेश द्वार है। हाँ जी, एकदम सही है ये। और क्योंकि भारतेंदु युगीन कविता में मध्यकालीन भावबोध का नितांत अभाव है। तो अभाव तो नहीं है, मध्यकालीन सभ्यता को भी उसमें दिखाया गया है। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ए सही, आर और गलत। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 65 की ओर। रस ब्रह्म स्वाद सहोदर है। ये तो लिखी लिखाई लाइन है, सभी को पता है। हाँ, रस में ब्रह्मा स्वाद सहोदर है। और तर्क दिया है क्योंकि रस में लौकिक विषयों का सर्वथा तिरोभाव होता है। लौकिक भावों का भी इसमें होता है, लौकिक भाव भी होते हैं, ये तो गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ए सही, आर गलत। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 66 की ओर। निम्नलिखित कवियों को उनके काव्य संग्रहों के साथ में सुमेलित कीजिए। तो ये स्थापना तर्क वाले प्रश्न समाप्त हो चुके हैं, अब मिलान वाले प्रश्न शुरू हो रहे हैं। तो इसमें कवियों के नाम दिए गए और उनके काव्य संग्रह दिए गए हैं। एक तरफ कवियों के नाम है बालकृष्ण शर्मा नवीन, राम नरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी और सोहनलाल द्विवेदी। और इधर उनकी रचनाएं हिम तरंगणी, प्रवासी के गीत, हम विश्वाई जन्म के, पथिक और भैरवी। तो चलिए मिलान कर लेते हैं, उसके बाद में हम टिक मार कर लेंगे। बालकृष्ण शर्मा नवीन का है हम विश्वाई जन्म के, उनका काव्य संग्रह है। फिर राम नरेश त्रिपाठी का आपका हो जाएगा पथिक। उसके बाद में माखनलाल चतुर्वेदी का हो जाएगा हिम तरंगणी, और सोहनलाल द्विवेदी जी का हो जाएगा भैरवी। ये भैरवी हो जाएगा, इसको ऊपर कर लेते हैं, भैरवी हो जाएगा सोहनलाल द्विवेदी का। बालकृष्ण शर्मा नवीन का हो जाएगा हम विश्वाई जन्म के, राम नरेश त्रिपाठी जी का हो जाएगा पथिक, माखनलाल चतुर्वेदी का हिम तरंगणी, और इन्होंने एक और कृति लिखी हिम तरंगणी और हिम किरीटिनी के नाम से। फिर सोहनलाल द्विवेदी का भैरवी। तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3, 4, 1, 5। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 67 की ओर। निम्नलिखित साहित्यकारों को उनके द्वारा संपादित पत्रिकाओं के साथ में सम्मिलित करना है। तो एक तरफ पत्रिकाओं के नाम दिए गए हैं और एक तरफ आपके साहित्यकारों के नाम दिए गए हैं, इनको सम्मिलित करना होगा आपको। भारतेंदु हरिश्चंद्र, अंबिका दत्त व्यास, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और बालकृष्ण भट्ट। और इधर इनके पत्रिकाओं के नाम है आनंद कादम्बिनी, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, कवि वचन सुधा और पीयूष प्रवाह। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का सबको पता है, कवि वचन सुधा हो जाएगा। अंबिका दत्त व्यास का आपका हो जाएगा पीयूष प्रवाह। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का हो जाएगा आनंद कादम्बिनी, और बालकृष्ण भट्ट जी का हो जाएगा हिंदी प्रदीप। तो इसके अकॉर्डिंग आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 4, 5, 1, 2। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 68 की ओर। निम्नलिखित उपन्यासकारों को उनके उपन्यासों के साथ में सम्मिलित करना है। उपन्यासकारों के नाम है, उपन्यास दिए गए हैं। भीष्म साहनी, शीलाल शुक्ल, राही मासूम रजा, शिव प्रसाद सिंह, कटरा बी आरजू, तमस, शहर में कर्फ्यू, राग दरबारी और अलग अलग वैतरणी। तो इसको आपको मिलान करना है। तो चलिए पहले मिलान कर लेते हैं, टिक बाद में कर लेंगे। भीष्म साहनी जी का तमस है, शीलाल शुक्ल जी का आपका भीष्म साहनी जी का तमस, शीलाल शुक्ल जी का है राग दरबारी, राही मासूम रजा का है कटरा बी आरजू, और शिव प्रसाद सिंह का है अलग अलग वैतरणी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, 2, 4, 1, 5, 2, 4, 1, 5।
आगे बढ़ते हैं 69 क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ में सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ उनके ग्रंथ हैं और एक तरफ आलोचकों के नाम हैं। रस मीमांसा, नाथ संप्रदाय, आस्था और सौंदर्य, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। और इधर आलोचकों के नाम दिए गए हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा और देवी शंकर अवस्थी। तो रस मीमांसा मिलान कर लेते हैं, ये रामचंद्र शुक्ल जी की है। नाथ संप्रदाय हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। आस्था और सौंदर्य ये आपके रामविलास शर्मा की है। और हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी ये आपके नंद दुलारे वाजपेयी जी की है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 3, 1, 4, 2 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 70 की ओर। निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ में सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ आपके पात्र दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके उपन्यास के नाम दिए गए हैं। गोबर ये तो जग जाहिर है, सभी को पता है, गोदान के हैं। भुवन, महामाया, कुमारगिरी, नदी के द्वीप, बाणभट्ट की आत्मकथा, मृगनयनी, गोदान और चित्रलेखा। तो चलिए इसको मिलान कर लेते हैं। गोबर का हो जाएगा गोदान उपन्यास के पात्र हैं। भुवन आपके नदी के द्वीप के हैं। महामाया आपके बाणभट्ट की आत्मकथा के हैं। और कुमारगिरी चित्रलेखा के हैं। गोबर हो जाएगा गोदान का, भुवन नदी के द्वीप, महामाया बाणभट्ट की आत्मकथा और कुमारगिरी आपका हो जाएगा चित्रलेखा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 4, 1, 2, 5। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 71 की ओर। निम्नलिखित पात्रों को उनके काव्यों के साथ में सुमेलित करना है। तो वही पात्र और काव्य दिए गए हैं। प्रेमवद, कमला, औशिनरी, नचिकेता। इसीलिए कविता भी आपको पढ़नी ज़रूरी है, क्योंकि यूनिट 5 में आपकी कविताएं दी गई हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पता है कि हाँ उर्वशी दिनकर जी ने लिखी है तो आपको मतलब मार्क्स मिल जाएंगे। नहीं, आपने जब तक उसको पढ़ा नहीं, उसके पात्रों के बारे में, उसके कथानक के बारे में, उसकी मतलब एक तरीके से उसका काव्य का भावार्थ क्या है, तो क्वेश्चन कहीं से भी बन जाते हैं। क्योंकि इसका स्तर बाकी स्तरों से थोड़ा सा टफ होता है। तो यदि आप अच्छे मार्क्स लाते हैं तो आपका नेट तो क्वालिफाई हो जाएगा, लेकिन आप JRF नहीं कर पाओगे अगर आपको रिसर्च फील्ड में जाना है तो इसीलिए आपको पूरा गहनता के साथ में अध्ययन करना है ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। प्रियंवद का हो जाएगा आपका असाध्य वीणा, प्रियंवद असाध्य वीणा। फिर कमला जो हैं वो हो जाएंगी प्रलय की छाया की पात्रा। औशिनरी उर्वशी की हैं और नचिकेता आपके आत्मजयी के हैं। प्रेमवद, असाध्य वीणा, कमला, प्रलय की छाया, औशिनरी, उर्वशी और नचिकेता आत्मजयी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 4, 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर बी, 4, 1, 2, 3। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 72 की ओर। निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके विचारकों के साथ में सुमेलित करना है। तो इधर उनके नाम दिए गए हैं और उन विचारकों के नाम दिए गए, उनके सिद्धांत हैं। अभिव्यंजनावाद, आभिजात्यवाद, अस्तित्ववाद और विखंडनवाद। T.S. एलियट, सार्त्र, जाक देरिदा, क्रोचे और मैथ्यू अर्नल्ड। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। पहले अभिव्यंजनावाद आपका दिया हुआ है क्रोचे ने। फिर अभिजात्यवाद आपका T.S. एलियट का आता है। अस्तित्ववाद के हैं प्रवर्तक सार्त्र और विखंडनवाद के हैं जाक देरिदा। विखंडनवाद जाक देरिदा, अभिव्यंजनावाद क्रोचे, अभिजात्यवाद T.S. एलियट और अस्तित्ववाद सार्त्र। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 73 की ओर। निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ में सुमेलित करना है। फणीश्वरनाथ रेणु, अमरकांत, उषा प्रेमवदा, यशपाल, दोपहर का भोजन, ठेस, पर्दा, वापसी और पुरस्कार। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु का है आपका ठेस। फिर अमरकांत जी का है दोपहर का भोजन। उषा प्रेमवदा का है वापसी और यशपाल जी का है पर्दा। फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास कहानी है ठेस, अमरकांत जी की है दोपहर का भोजन, उषा प्रेमवदा की है वापसी और यशपाल जी का पर्दा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 2, 1, 4, 3। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 74 की ओर। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित निबंधों को उनके निबंधकारों के साथ में सम्मिलित करना। इधर निबंध दिए गए हैं, उधर उनके नाम दिए गए हैं निबंधकारों के। मजदूरी और प्रेम, कुटज, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, लोभ और प्रीति, कुबेरनाथ रॉय, अध्यापक पूर्ण सिंह, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल जी का। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। मजदूरी और प्रेम आपके अध्यापक पूर्ण सिंह का है, कूटज आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास माफ़ कीजिएगा, मजदूरी और प्रेम ये आपका अध्यापक पूर्ण सिंह का हो जाएगा। मजदूरी और प्रेम अध्यापक पूर्ण सिंह, कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है ये विद्यानिवास मिश्र, और लोभ और प्रीति ये आपका हो जाएगा लोभ और प्रीति आपका हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी का। रामचंद्र शुक्ल नीचे दिए गए हैं, हाँ, लोभ और प्रीति रामचंद्र शुक्ल। मजदूरी प्रेम अध्यापक पूर्ण सिंह, कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है ये आपका विद्यानिवास मिश्र जी का हो जाएगा, और लोभ और प्रीति रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2, 4, 3, 5। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 75, और ये आज का अंतिम प्रश्न है। उसके बाद हम लोग आज 2012 का कर चुके हैं, उसके बाद भी हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जारी रखेंगे। तो यदि आपने अपने सारे वीडियोस आपको देखने हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी हिंदू हिंदुस्तान की प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारे वीडियोस देख लीजिए। इससे आपको आपकी तैयारी में एक नई धार मिलेगी, क्योंकि आप पढ़ तो लेंगे लेकिन कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन जब आप करते हैं तो क्वेश्चन आते हुए भी नहीं कर पाते हैं कि इसका ऑप्शन 2 में कन्फ्यूजन हो जाएगा। लेकिन आप अगर बार बार प्रैक्टिस करेंगे, वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास ते जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो जब तक आप उस पत्थर पे भी निशान पड़ा जाएगा, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप बार बार उस चीज़ को नहीं पढ़ेंगे, तब तक वो आपके दिमाग में नहीं छपेगा। और दिमाग में नहीं छपेगा तो आप निश्चित सी बात है कि आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे, बैठेंगे कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, क्योंकि ये तो नेट का एग्ज़ाम को ऑनलाइन होता है, तो कुछ कुछ चीज़ें आपको लगेंगी कि हाँ ये मैंने पढ़ी है, मुझे आती हैं, लेकिन प्रैक्टिस की ना होने की वजह से आप उसको कर नहीं पाओगे। इसीलिए जितने भी वीडियो हैं, अगर आप उसको बार बार देखेंगे, बार बार सुनेंगे, बार बार समझेंगे और बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये एकदम याद हो जाएगा। तो चलिए 75 प्रश्न भी कर लेते हैं। निम्नलिखित उक्तियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है आपको। मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र समझता हूँ, ये आपने ज़रूर BA ऑनर्स हिंदी या फिर MA में पढ़ा होगा। ये किसने बोला है? अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, ये भी ये पढ़ा है। करुणा सेंत का सौदा नहीं है और मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। तो चलिए मिलान कर लेते हैं इसको जल्दी से। मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र समझता हूँ, तो ये आपके बोला है प्रेमचंद जी ने, मुंशी प्रेमचंद। अधिकार सुख कितना मादक और कितना सारहीन है, ये बोला है आपका जयशंकर प्रसाद ने। करुणा सेंत का सौदा नहीं है, ये आपका बोला है रामचंद्र शुक्ल जी ने। और मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, ये आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हो जाएगा। मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र समझता हूँ, प्रेमचंद। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा कहा गया है। करुणा सेंत का सौदा नहीं है, रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। और मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जिसको इसकी नीड है उसके पास तक ये वीडियो पहुँचाइए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।